मध्य भारत में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो एक तरफ विकास और जीवन के बीच की जो संघर्ष की जो स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है, मैं बात कर रहा हूँ असदेव अरण्य को लेकर के, जो कि असदेव आंदोलन बीते एक दशक से लगातार चल रहा है। और इस आंदोलन में लगातार जो बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ बचाओ के आंदोलन के जो संगठन के जो संयोजक हैं आलोक शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि असदेव को लेकर के अब तक के क्या कुछ हुआ। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो बयानबाजी और बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आए थे, उसके बाद भी अब तक के जो चीज़ें देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ और पेड़ों की कटाई लगातार जारी है और आंदोलन भी लगातार जारी है। ऐसे में बात करेंगे कि यह आंदोलन कब तक के चलेगा और ये इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आज हम बात करेंगे असदेव आंदोलन को लेकर के। जिस तरीके से जो तमाम बयानबाजी आपने सुना होगा, जिस तरीके से एक बयान ये आता है कि अगर इस आंदोलन में आप एकजुट होते हैं, एकजुट होने के बाद अगर जो इस आंदोलन के लिए अगर कोई गोली चलाते हैं तो उसकी गोली जो है पहली गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जो कि मैं कतार में सबसे पहले खड़ा रहूंगा। इस बयान के रिएक्शन में ये आता है कि अगर इस आंदोलन में जो बात की जाए तो अगर वे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर पेड़ों की कटाई हो तो हम बिल्कुल भी उस इलाके में पेड़ क्या एक डंगाल भी कटने तक नहीं देंगे। ऐसे तमाम बयान आपने सुना होगा। ये कोई मूवी या कोई सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की बयानबाजी है। जिस तरीके से इससे पहले आप एक तस्वीर देखिए, वो बयान को सुनिएगा। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए दिया। एक राय हुई हो तो कोई भी चलाए गोली, कोई भी चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है कि यहाँ चुप होते हैं वहाँ चुप रहते हैं। अभी जिस प्रकार से ये हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी, कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टी.एस. सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। ठीक है। भूपेश बघेल कह रही कि ये टी.एस. बाबा जी बोल रहे हैं तो एक पेड़ का डंगाल भी नहीं कटेगा। तो टी.एस. बाबा जी हमको बोले थे कि आपका एकता अगर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा तो मैं पहला गोली मैं खाऊंगा। तो आज तो हमको टी.एस. बाबा जी की आज ज़रूरत है। हमारा हसदेव जंगल कट रहा है तो आज टी.एस. बाबा कहाँ है? हमको साथ देने नहीं आएंगे। पहला गोली तो खाने के लिए तैयार हैं, तो आज कहाँ पीछे हैं? आज गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं। गोली खाने वाले तो हम लोग थे और हैं। और टी.एस. बाबा जी बोले थे कि गोली मैं खाऊंगा, तो आज हमको टी.एस. बाबा जी का जरूरत है। हमारा हसदेव जंगल कट रहा है, पूरा हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगता है और इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद बड़े हुए इस पेड़ को काटने में कुछ मिनट। एक तरफ पूरी दुनिया और दुनिया के सभी बड़े लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार बसे बसाए घने जंगल को काटने की परमिशन दे देती है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के हसदेव की, जहां 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले घने जंगलों को काट कोल माइन बनाने की परमिशन सरकार दे चुकी है। हसदेव में रहने वाले लोग पिछले 10 सालों से न सिर्फ अपनी जमीन बल्कि उन लाखों जानवरों, पेड़ पौधों और अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहे हैं। आपने वो बयान सुना होगा, जिस तरीके से जो बयान में उन्होंने बाकायदा ये बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक जो मंत्री जो कि टी.एस. बाबा हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उस इलाके में पेड़ कटाई हो, तो हम बिल्कुल भी पेड़ क्या डंगाल तक के भी नहीं काटेंगे। अगर गोली खाने की बात हुई तो सबसे पहले गोली चलाने वालों को पहले गोली खानी होगी। ऐसे में तमाम बयानबाजी होने के बाद भी आज स्थिति वही है। असदेव अरण्य आंदोलन को लेकर के पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। ऐसे में लंबे समय से विकास
विकास और जो जीवन के बीच की जो संघर्ष की जो स्थिति लगातार आंदोलन बनी हुई है, उस आंदोलन में लगातार बने हुए हैं जो छत्तीसगढ़ बचाओ संयोजक है आलोक शुक्ला जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बस्तर साइड में स्वागत है आलोक शुक्ला जी। शुक्रिया शंकर भाई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो दशकों से चलता आ रहा है यह आंदोलन, ये अभी की नहीं है। तमाम बयानबाजी हुए, छत्तीसगढ़ में सरकारी बदल गई, चेहरे बदल गए, बयान भी उस तरीके से ही बदल रहे हैं। और बयान बदलने के साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए, जो आंदोलन है वो लगातार चलता आ रहा है दशकों से। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि स्थिति क्या है और छत्तीसगढ़ सरकार क्या कुछ करना चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पे दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला तो आपने कहा कि हसदेव का जो संघर्ष जो पिछले एक दशक से चल रहा है, और ये संघर्ष स्वाभाविक तौर पर एक तरफ लोगों के आजीविका, उनके जीवन, उनके अस्तित्व का संघर्ष है, दूसरी तरफ ये एक कॉर्पोरेट के मुनाफे के सवाल हैं। तो मुनाफा और जीवन के बीच का ये साफ संघर्ष है। इस संघर्ष में कौन कहाँ खड़ा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। हसदेव का जो मुद्दा, जो पूरे पर्यावरण को बचाने को लेकर, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने को लेकर, हम सबको बचाने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो वर्तमान सत्ता है एक समय विपक्ष के रूप में लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस के तमाम, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो जाके ये वादा कर रहे थे हसदेव में जाके कि आपकी लड़ाई सही है, आदिवासियों की कीमत पे जो है वो विकास नहीं हो सकता और कांग्रेस आपके संघर्ष में है। दुखद रूप से सत्ता परिवर्तन के बाद जो वादे थे वो बदल गए और वही व्यवस्था जो पहले चल रही थी वो यथावत चलती रही। सत्ता के रूप में आने के बाद जो कार्य उन वादों को पूरा करने के लिए किया जाना था वो कॉरपोरेट के मदद के लिए कार्य किए गए। और हम देख रहे हैं कि हसदेव के अंदर जो जिस तरीके से पिछले, और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों के भाजपा के कार्यकाल में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा के जो है संसाधनों की लूट हुई है। ग्राम सभाओं को कहीं मान्यता नहीं दी गई है, फर्जी ग्राम सभाएं की गई। इन सारी चीज़ों को बदलने के वादे के साथ कांग्रेस आई थी। हसदेव के अंदर भी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो जो पिछले 10 सालों के अंदर गैरकानूनी कार्य हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा और आदिवासियों के साथ एक न्याय कांग्रेस करेगी। लेकिन न्याय तो नहीं किया, अन्याय की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया, और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, उसको तेज करने का काम किया। नतीजा ये है कि आज हसदेव में जंगलों का विनाश बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो कुछ नहीं बदला है, यथावत है, लोगों का संघर्ष जारी है, लोग लगातार लड़ रहे हैं। बदला है तो एक पीढ़ी बदल गई है आज से, और हसदेव का संघर्ष मैं जब से जुड़ा हूं तब से एक दशक हुआ है, लेकिन इसके और पहले से 5-7 सालों से आंदोलन चल रहा है। एक पूरी पीढ़ी बदल गई है, जो कल बच्चे थे आज उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो संघर्ष यथावत है। सरकारों की या जो उससे जुड़े हुए उस समय जो वादे कर रहे थे जो राजनीतिक व्यक्ति थे, उनकी नीयत बदल गई है। नियत के साथ साथ हमने एक बयान की बात की, हमारे दर्शक वो बयान भी देखे होंगे। हाल ही में उस बयान ने कुल मिलाकर के जो आंदोलन में जो वहाँ के लोग थे उन्हें एक तरीके से उम्मीद, मतलब उस बयान के बाद जागी थी, लेकिन बयान तो बयान ही रह गया। निश्चित तौर पे देखिए, हर संघर्ष उम्मीदों के साथ चलता है और ये भरोसे के साथ चलता है कि हमारे संघर्ष को सुना जाएगा। हसदेव के संघर्ष को सुना जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भारत देश के अंदर सतत कोई आंदोलन पिछले 10 सालों से चल रहा है तो वो हसदेव का चल रहा है। हसदेव के आंदोलन को इसीलिए सुना जाना था क्योंकि हसदेव की आवाज़ हम सबकी आवाज़ है। हसदेव की इसीलिए सुना जाना था क्योंकि हसदेव के लोगों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में कानून का कोई दरवाजा नहीं खटखटाया। कानूनों पे विश्वास करके लगातार हर जगह अपनी आवाज़ को लेके गए हैं और उन्हें ये लग रहा था क्योंकि जो हसदेव का इलाका है संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है और 5वीं अनुसूचित इलाकों में कोई भी कार्य बिना उनकी ग्राम सभाओं की सहमति से नहीं हो सकता। हसदेव की ग्राम सभाओं ने कभी भी खनन की कोई इजाज़त नहीं दी है और उसके साथ ही हसदेव वो जंगल इलाका है जिसे बचाने का संकल्प तो सरकारों ने लिया है। 2010 में जब गोनो गो कॉन्सेप्ट आया था तब
केंद्र सरकार के MOF ने यह तय किया था कि हसदेव के 1700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खनन नहीं होगा क्योंकि ये समृद्ध वन इलाका है। तो जब बचाने का संकल्प सरकारों ने स्वयं लिया था और वहाँ की ग्राम सभाओं ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत विरोध किया था, तो फिर ऐसे आंदोलन में विश्वास यही कायम होता है कि वो जंगल जमीन बचेगी। लेकिन ये दुखद है कि सरकार अपने वादों से पलटते हुए आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जो हसदेव पर एक रिपोर्ट आई थी WII, जो कि केंद्र सरकार की ही एक इंस्टीट्यूशन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने साफ ये कहा है कि हसदेव के विनाश से छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व इतना विकराल हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के 16 जिले मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित हैं। 3 सालों में लगभग 200 लोग मारे गए हैं और 45 से ज़्यादा हाथी मारे गए हैं, और साफ WII ने चेतावनी दी है कि हसदेव की सारी खदानों को बंद किया जाए। बावजूद इसके यदि आप खदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो ये दुर्भाग्य है, दुखद है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि सत्ता सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध है, वो सत्ता किसी भी दल की हो। मैं फिर से आना चाहूँगा, जो बयान की बात की जाए तो थोड़ा सा उस विषय में बताएंगे, क्योंकि बयान के बाद वाकई में एक उम्मीद जगी थी वहाँ के आंदोलन जो कर रहे थे वहाँ के लोगों के लिए। निश्चित तौर पे शंकर भाई कि जो बयान था, देखिए TS सिंहदेव ने साफ तौर पे ये कहा था कि आप सहमत हो, आप एकजुट हो तो पहली गोली मैं खाऊंगा। ठीक, जब ग्राम सभाओं ने लगातार विरोध किया है, ग्राम सभाओं ने कोई सहमति नहीं दी है। घाटवरला जो गांव है, जो कि पलसा ईस्ट केतेवासन गांव के सेकंड फेज का गांव है, घाटवरला गांव ने अभी हाल ही में जुलाई को प्रस्ताव पारित किया कि हम खदान नहीं चाहते। कलेक्टर ने क्या किया, बैकडेट में आदेश निकाल के कह दिया कि ये ग्राम सभा को ही अमान्य करते हैं। लेकिन उस ग्राम सभा का जो निर्णय है वो ये दिखाता है कि लोग एकजुट हैं, लोग ग्राम खनन नहीं चाहते। तो जब खनन नहीं चाहते हैं तो, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि यदि TS सिंहदेव नहीं चाहते हैं तो हम एक डगाल भी कटने नहीं देंगे। 27 तारीख को जिस तरीके से फोर्स लगा के पूरे हसदेव के एरिया को छावनी बनाया गया, और लोगों को सुबह जब सो के लोग उठे और खेतों में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो पूरे गांव से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। ये बिलासपुर से लोग हसदेव जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कटघोरा में बैरिकेटिंग करके आपने लोगों को रोक दिया। एक पूरा छावनी बना के दमनात्मक कार्रवाई करके पेड़ काटा गया। तो फिर बयानों का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि गांव ने सहमति नहीं दी है। जब गांव ने सहमति नहीं दी है तो पेड़ क्यों कटा? और CM जब साफ तौर पे कह रहे हैं कि डगाल, और देखिए मैं तो ये मान रहा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं तो उस बयान से भी असहमति जताता हूं। देखिए मुख्यमंत्री के उस बयान से मैं पहले दिन से असहमति जताते रहा हूं कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक निर्वाचित विधायक तय करेगा या लोग तय करेंगे। आपने कहा कि विधायक तय करेंगे या TS सिंहदेव कहेंगे या मंत्री कहेंगे तो एक डगाल नहीं कटेगी। तो क्या कल TS सिंहदेव कहेंगे कि पेड़ कटना चाहिए तो आप पेड़ काट देंगे? तो इस संविधान में अधिकार संपन्न किसको बनाया गया? ग्राम सभा को बनाया गया। यदि 5वीं अनुसूचित इलाके की कोई ग्राम सभा कहती कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, किसी के भी कहने से आप जमीन नहीं ले सकते। तो आप संवैधानिक लोकतांत्रिक जो स्वशासन की इकाई ग्राम सभा है, जो स्वायत्त इकाई ग्राम सभा है, आप उसके अधिकार को ले जाके कहीं ना कहीं एक निर्वाचित प्रतिनिधि में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जो बयान ही गैर संवैधानिक है। मतलब मुख्यमंत्री को अपने विधायकों की आवाज को सुनना है, इस प्रदेश के आदिवासी उनकी ग्राम सभाओं की नहीं सुनना है। इसीलिए उस बयान से मेरी असहमति शुरू दिन से है। सवाल यह है कि ग्राम सभाएं क्या कह रही हैं, आप उनको सुनिए, आप संवैधानिक पद पे हैं, आपको उस बात को सुनना चाहिए। लेकिन देखिए शंकर भाई, मैं पुनः उस बात को कहता हूं कि ये सिर्फ बयान है, ये बयानों का कोई औचित्य नहीं है यदि आप संवेदनशील नहीं हैं, आप संविधान पे नहीं चलना चाहते हैं, और आपकी नीयत कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के साथ खड़ी हुई है। आप कॉरपोरेट के साथ खड़े
दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं। हमने बयान तो राहुल गांधी का भी सुना। 2015 में राहुल गांधी ने कहा था ना कि आपके कीमत पे राहुल गांधी जी तो मदनपुर गांव पहुंचे थे। 2015 में राहुल गांधी आए थे, पूरी कांग्रेस थी, चौपाल लगी थी और हसदेव को कमिट किया था कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। राहुल गांधी के उस बयान के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद आंदोलन की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। आपको अपने शीर्ष नेतृत्व की बात को समझना चाहिए। जब हम पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक 300 किलोमीटर पैदल चले और 14 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को हम जाके राहुल गांधी के पास मिले, तो राहुल गांधी ने पुनः ये दोहराया कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाके ये बात कही कि आंदोलन भी जायज है और उसका निराकरण भी शीघ्र होगा। तो लगातार बयानों के बाद भी यदि कांग्रेस अडानी के पक्ष में कार्य करती है तो इससे दुखद कुछ नहीं होगा कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व के बयानों को भी जगह ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अडानी के मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर असदेव आंदोलन की बात की जाए तो वहाँ पर अगर पेड़ कट जाते हैं तो तमाम वर्तमान की बात की जाए तो इन फ्यूचर क्या कुछ स्थिति बन सकती है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को असदेव अरण्य के जो जंगल की कितना महत्व है, वो छत्तीसगढ़ का एक तरीके से पेपड़ा बताया जाता है, तो ऐसे में वो कितना महत्व है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हसदेव अरण्य का जंगल आप देखेंगे कि मध्य भारत का सबसे समृद्ध जंगल है। जब मैंने पहले ये कहा कि इसे नो-गो घोषित किया गया था तो उसके पीछे कारण ये था कि ये जो वन क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के कान्हा और पैंच जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा से लेके झारखंड के परामू टाइगर रिजर्व को जोड़ता है, एक वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है। ये जंगल जो है जो साल का सबसे पुराना प्राकृतिक जंगल है। इस जंगल की जो जैव विविधता वो बहुत ही समृद्ध है। कई विलुप्त प्राय जो है वहाँ पे वनस्पति और वन्य प्राणी मौजूद हैं। ये वन इलाका है जो हसदेव की जीवनदायिनी नदी है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी जो हसदेव है, हसदेव नदी पे बना जो मिनीमाता बांगो बांध है उसका कैचमेंट है। और आप देखेंगे किस तरीके का जंगल है। ये हसदेव नदी है, इधर चलनोई रिवर है और ये पूरा उसके कैचमेंट का एरिया है। और जो मिनीमाता बांगो बांध है, इस बांध से जांजगीर जिले की 4 लाख हेक्टेयर, जांजगीर कोलवा बिलासपुर की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि यदि डिफॉरेस्टेशन होता है इस जंगल का, जो बांध की जो जल भराव की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। हाल ही में पिछले महीने एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, बांध की जल भराव क्षमता का अध्ययन होता है, उसमें साफ तौर पे ये निकल के आया कि जो बांगो बांध की जल भराव क्षमता है उसमें 10% की कमी आई है, क्योंकि सिल्टेशन की प्रॉब्लम से उसका सतह जो है ऊपर आ रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि वहाँ पे पेड़ों की कटाई होगी तो जो हसदेव बांगो बांध है और हमारी जीवनदायिनी हसदेव नदी उस पर सीधे रूप से संकट है। यदि वो खनन होता है तो साल के जो प्राकृतिक वन है जिसको आप प्लांटेशन नहीं कर सकते वो खत्म हो जाएंगे। जो समृद्ध जैव विविधता है उसका विनाश हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये वन्य प्राणियों का रहवास का भी इलाका है और यदि यहाँ के जंगलों को आप काटेंगे तो ये एलिफेंट का पूरा माइग्रेटरी कॉरिडोर और हैबिटेट का इलाका है। आप हसदेव के जंगल को विनाश करिए, आप देखेंगे कि काकेल धमतरी हाथी पहुँच गया है। आने वाले दिनों में आपके बस्तर में भी हाथी मौजूद होगा। तो जब आप वन्य प्राणियों के रहवास को जाड़ेंगे तो वन्य प्राणी आपको जाड़ेगा और ये संकट बहुत साफ आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ के आदिवासी जो जिनकी वजह से वो जंगल वही है जहाँ पे आदिवासी है और जो एक सह अस्तित्व के साथ जीवन जीते रहे हैं। जन वन वन्य प्राणी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उनकी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व उस जंगल के साथ जुड़ा है। अब यदि इतने समृद्ध वन इलाके का आप विनाश करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप मान के चलिए कि हसदेव की कोई भरपाई नहीं हो सकती। उस समय जब ये धरती क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है, जब जलवायु परिवर्तन का संकट हम सबके बचे रहने के अस्तित्व का संकट आ गया है, ऐसे समय पे हसदेव के जंगलों का विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। ये विकास नहीं हो सकता और वो भी इसीलिए कोयले के लिए जो आपका अंतिम, हाँ हम ये मानते कि पूरी दुनिया के कोयले खत्म हो गए हैं, भारत में अब कोयले का कोई विकल्प नहीं और अब हसदेव ही है तो सोचा जा सकता था कि ठीक है, लेकिन
जब गोनो क्षेत्र घोषित हुआ था शंकर भाई, तब ये साफ तौर पे अध्ययन आया था कि हसदेव जैसे इलाकों को छोड़ के भी आप खनन करते हैं तो आपकी 70 सालों की कोयले की जरूरत जो है उन बाहर इलाकों में मौजूद है। राजस्थान को जो कोयला जा रहा है, राजस्थान को आज के समय कोल इंडिया से महंगा कोयला मिल रहा है परसा ईस्ट केतेवासन से। इससे सस्ता कोयला कोल इंडिया देने के लिए तैयार है। इसके नज़दीक मध्य प्रदेश में कई ऐसे कोल ब्लॉक हैं जहां पे फॉरेस्ट एरिया नहीं है, जो आपको नज़दीक पड़ेगा, आप ले सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि कोयला निकलना ही क्यों चाहिए जब रिन्यूएबल एनर्जी का विकल्प आपके समक्ष है। इसी राजस्थान सरकार ने आज करीब 17,000 मेगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी के MOU किए हैं। प्रधानमंत्री ने जाके COP26 में कमिट किया है कि हमारी टोटल एनर्जी का बास्केट जो है उसमें 50% 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे तो स्वाभाविक तौर पे कोल की आपकी सप्लाई डिमांड जो है वो कम होगी। 2 महत्वपूर्ण अध्ययन है, इसके साथ ही मैं जोड़ के बताना चाह रहा हूँ कि ये विनाश क्यों आप कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये कहा है और कोल इंडिया के विजन 2030 ने कहा है कि 2040 तक जो हमारी कोल की मैक्सिमम डिमांड है वो 1500 मिलियन टन वार्षिक से ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि आप रिन्यूएबल के सोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोल की डिमांड एक समय तक बढ़ने के बाद फिर धीरे आएगी। आज 750-755 मिलियन टन के आसपास है। हमारी अकेले कोल इंडिया की जो उत्पादन कैपेसिटी है आज के समय वो 1000 मिलियन टन है। आप सिर्फ कोल इंडिया के उत्पादन को ही आप यदि सही तरीके से 100% बढ़ा लेंगे तो ना आपको कैप्टिव माइंस की ज़रूरत होगी, ना प्राइवेट माइंस की ज़रूरत होगी MDO के तहत। क्यों हसदेव का विनाश करना चाह रहे हैं? तो जब आपकी 2030 तक की जहाँ की एक निश्चित डिमांड है आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं, रिन्यूएबल बढ़ने वाली है, और उसके बाद हसदेव जैसे जंगलों को तो छूने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल हसदेव के विनाश का दरअसल मुनाफे का सवाल है। देखिए, जो राजस्थान की कोयला खदान है उसके साथ जो अनुबंध है अडानी कंपनी का, ये MDO अनुबंध है। इस MDO अनुबंध का 2018 में एक कालवा मैगजीन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिस रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा था कि राजस्थान सरकार अपने ही कोयला खदान से कोयला कोल इंडिया से भी महंगी ले ली, और उस समय जो प्राइस थी 276 रुपये प्रति टन एक्स्ट्रा दे ली, जो हजारों करोड़ का है। आज वो दायरा बढ़ के करीब 400 से 500-700 रुपये टन है। हजारों करोड़ का मुनाफा गैरकानूनी रूप से अडानी को पहुंचाया जा रहा है। दूसरा सवाल है कि अनुबंध इस तरीके से किया गया है कि 4000 किलो कैलोरी का कोयला अच्छा माना जाएगा, राजस्थान को जाएगा, उसके नीचे का रिजेक्ट होगा, और 30% कोयला जो है वो कॉर्पोरेट अपने पास रखेगा। जिस रिजेक्ट से अडानी के पावर प्लांट चलते हैं लेकिन राजस्थान के नहीं चलते हैं, वो पूरा रिजेक्ट कोल जो है मार्केट में बेचा जाता है या अपने प्लांटों में सप्लाई। तो ये घोटाला है बेसिकली। हसदेव राजस्थान की कोयला की जरूरतों के लिए नहीं उजड़ला है, बल्कि अडानी के मुनाफे के लिए उजड़ला है। और इस मुनाफे और भ्रष्टाचार के खेल में चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये सब शामिल है। और इसीलिए जब हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाले की बात हो, तब हसदेव के पर्यावरण की चिंताओं का कोई मतलब नहीं लाया जाता, तब छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष की चिंताओं का कोई मतलब नहीं लाया जाता, तब हसदेव नदी 4 लाख किसानों के अस्तित्व का कोई सब मतलब नहीं लाया जाता, तब आदिवासियों के आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व और उनके संवैधानिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता, और कोई मतलब नहीं रह जाता राजनीतिक बयानबाजी से। क्यों? जब आप जुड़े हों एक भयानक भ्रष्टाचार और मुनाफे के खेल में। ये हसदेव की सच्चाई है। देखिए, आपने कहा कि पूरी हसदेव जो इलाका है छावनी में तब्दील हो गया था। उस दौरान आप, जहां तक मुझे सोशल मीडिया में मैंने देखा था, आपके ट्वीट भी मैंने पढ़ा था कि दिल्ली में आपको व्यस्त कर दिया गया, आपके फ़ोन भी बंद थे, लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे, और दूसरे उसी दौरान जो है इधर लगातार पेड़ों की कटाई चल रही थी। इस पर क्या लगता है आपको, क्या पूरी साजिश थी? देखिए, निश्चित तौर पे ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मुझे दिल्ली बुलाया जाता है एक एजेंसी के द्वारा पूछताछ के लिए, और वो रात के 2 बजे तक मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ,
और दूसरी तरफ यहाँ पे रात में फोर्स मूव होती है। सुबह 5 बजे लोगों को जो है वो सोते हुए हमारे जो आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पेड़ कटाई होती है। तो ये बहुत साफ दिख रहा था, क्योंकि देखिए इसके पहले आप देखेंगे कि 3 से 4 बार इन्होंने कोशिश की पेड़ कटाई की, लेकिन काट नहीं पाए। यहाँ तक कि सितंबर में ही 12 तारीख के आसपास 3 दिन लगातार फोर्स मौजूद रही पेड़ कटाई शुरू करवाने के लिए। लेकिन जो पहले पता होने के बाद जो पूरे गांव के लोग एकजुट होकर जंगल में बैठे रहे, पूरे छत्तीसगढ़ और देश से सॉलिडारिटी मिली, सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। और ये जो सॉलिडारिटी और कोऑर्डिनेशन ना हो सके, ये समन्वय ना हो सके, ताकि आसानी से लोगों का दमन करके, उनको छावनी में बना के, उनको घरों में कैद करके पेड़ काटा जाए, तो ये निश्चित तौर पे किसी ना किसी साजिश की ओर तो एक इशारा है। और वो साफ दिख रहा है कि जब सत्ताएं किसी एक मुद्दे पे एक साथ सहमत हों तो कार्रवाइयां में समन्वय स्वाभाविक है। 300 किलोमीटर की पदयात्रा हमने देखा भी है, और जिस तरीके से 300 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान जो चीजें सामने आई थी, काफी आंदोलन में जो कि समर्थन भी मिला था लोगों का, देखते ही देखते आज जो कि लाखों की संख्या में जो कि देश विदेश से भी लोग असदेव के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। इसको जरा दर्शकों को बताएंगे कि जो 300 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद आज जो सपोर्ट है किस तरीके का है। निश्चित तौर पे देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हसदेव एक ऐसा आंदोलन है पिछले मेरे अपने 2 दशकों के कामों में और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को एक सूत्र में बांध दिया। मुझे याद नहीं है कि हसदेव के पहले कोई एक ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक के एक एक ब्लॉक मुख्यालय में लोगों ने प्रदर्शन किए हों, सड़कों पे आए हों। हमने सिलगेर में भी देखा। बिल्कुल। तो गांव से लेके, ब्लॉक से लेके जिला तक, शहर तक, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग हसदेव पे सड़कों पे उतर के आए। तो कहीं ना कहीं हसदेव का मुद्दा लोगों की अपनी एक चेतना के केंद्र में आया और सभी को लगा कि ये पर्यावरण का तो सवाल है, लेकिन आदिवासियों के अपने संवैधानिक अधिकारों का सवाल है और हम सब के अस्तित्व का सवाल है, और लोग उसके साथ जुड़ते गए। हमेशा ये कहा जाता है कि जो जल जंगल की जमीन के सवाल है, ये विस्थापन के सवाल विस्थापितों की लड़ाई बन के रह जाते हैं, और स्वाभाविक हमने पूरी दुनिया में देखा है। और जब कोयले का सवाल हो तब लगता है कि क्योंकि सरकारें तो माहौल ही बनाती हैं कि बिजली चाहिए तो कोयला चाहिए, वो अलग मुद्दा है कि कोयला मुनाफे के लिए क्यों चाहिए। लेकिन हसदेव के सवाल पे मुझे नहीं लगता कि जो अडानी कंपनी के जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, जो पैसा दे के ट्रोलिंग के अलावा मुझे किसी भी एक शहर में बैठे हुए नागरिक ने नहीं कहा कि हसदेव का जंगल कटना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये कि राजस्थान में बैठे हुए नागरिकों ने भी हसदेव के लिए समर्थन किया है, और राजस्थान के लोगों ने ये कहा कि हसदेव जैसे जंगल की विनाश की कीमत पे हमें कोयला नहीं चाहिए। तो हसदेव के जंगल ने एक व्यापक अपील की और लोगों को जोड़ने का काम किया। आप देखेंगे कि पिछले जब पहले चरण की पेड़ कटाई हुई जून में, उस समय छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, जिस तरीके से खुल के सामने आए और हसदेव पे गाना, उन्होंने हमसे कुछ जानकारी नहीं ली, अपनी जानकारी के आधार पे, उपलब्ध जानकारी के आधार पे गाने बनाए, और एक एक गाने आप सोशल मीडिया में उनके व्यूअर देखेंगे तो 10-10, 20-20 लाख हैं। 14 से 15 गाने बने हैं, 12 से 15 मिनट की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, हसदेव पे 4 से 5 बनी हुई हैं। तो जिस तरह हर लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, छात्र सामने आए, कलाकार सामने आए, फिल्मी कलाकार आए, प्रमोद साहू जैसे लोग जो लंगोरी आर्टिस्ट हैं वो लंगोरी हसदेव पे बना रहे हैं। और बिलासपुर शहर में आप देखेंगे 155 दिनों से बिलासपुर शहर के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो एक व्यापक अपील हसदेव ने की, और गांव क्या, शहर क्या, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खुद शासकीय नौकरी में रहने वाले लोग हों, कलाकार हों, मतलब हर वर्ग बुद्धिजीवी हसदेव के आंदोलन के साथ जुड़ा। और ये सॉलिडारिटी सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं,
छत्तीसगढ़ के बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी। कारण इसके पीछे बहुत साफ रहा कि देखिए, हसदेव के आंदोलन की एक ईमानदारी रही। हसदेव का आंदोलन कोई अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि लगातार आंदोलन। लोग देख रहे हैं कि 10 सालों से लोग लड़ रहे हैं, 10 सालों से उस जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और 10 सालों से उस संघर्ष को अनसुना किया जा रहा है। वो जो जंगल है, कोई भी जब उस जंगल को देखता है तो लगता है यार, ऐसे जंगल का विनाश करके तो खनन नहीं होना चाहिए। तो ये जो साले अपने सवाल रहे, इन सवालों ने हसदेव को जोड़ने का एक काम किया है, और मुझे लगता है कि हसदेव ने लोगों के साथ कनेक्ट किया अपनी बात को। जब पदयात्रा लोग लेके आए हैं तो लोग अपने आंदोलन को पूरी दुनिया के सामने लाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो उस संदेश को भेजने में कहीं ना कहीं लोग सफल हुए हैं, और हसदेव से लोगों को जोड़ने की जो एक कोशिश थी वो बहुत सफल हुई है। और इसीलिए आप देखिए कि आज हसदेव के एक आह्वान पे हजारों लोग खड़े हो जा रहे हैं। तो ये हसदेव की सफलता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि हसदेव पर जो आंदोलन कर रहे हैं, एक डेलीगेशन टीम जाएगी। क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी हैं, वो हसदेव छोड़ेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, हम भरोसे के साथ संघर्ष करते हैं, और राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है, तो हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी उस भरोसे को पूरा करें। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि भारत जोड़ो यात्रा, जो देश को जोड़ने की बात हो रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा में हसदेव के प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहाँ पे राहुल गांधी से मिलेगा, और हम कह रहे हैं हसदेव छोड़ो, भारत जोड़ो, वादा निभाओ, है ना, कि हसदेव को छोड़िए, भारत जोड़िए, हम आपके साथ हैं, और अपना वादा को पूरा करिए। उस वादे को याद दिलाने के लिए हसदेव का एक डेलीगेशन, देखिए हम तो हसदेव के लोगों की तो योजना कुछ अलग थी, और वो अभी भी कह रहे हैं, हसदेव के लोग कह रहे हैं कि हमें पैदल जाना है, और वो ये कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है बाघ नदी से हम पैदल निकलेंगे, और पैदल निकल के हम 50 युवा युवती तैयार हैं, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, और हम पैदल जाएंगे, और पैदल जाके महाराष्ट्र में जहां राहुल गांधी आएंगे, नज़दीक पॉइंट नांदेड़ होगा, वहां हम जाके मिलेंगे। तो हमने साथियों को कहा है कि मौका होगा तो पैदल भी जाएंगे, लेकिन अभी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाके मिलने की कोशिश करें, उनको वादा याद दिलाए तो हम मिलेंगे। अगर मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, जो हसदेव पर जो बात की जाए, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, कितनी की संख्या में कटाई होनी थी, और अब तक की कितनी हुई है, और आने वाले दिनों में क्या है? अगर आंदोलन मतलब पेड़ों की कटाई लगातार चलती रहेगी तो कितने पेड़ों की कटाई हो जाएगी पूरी? देखिए, हसदेव का जो कुल एरिया है 1,70,000 हेक्टेयर, इसमें 23 कोल ब्लॉक चिन्हांकित हैं, अभी आने वाले दिनों में ऑल होने वाली हैं। नहीं लड़ेंगे तो पूरा हसदेव उजड़ेगा, ये तय है। कोयला सब पूरा इनको निकालना है, और यदि हसदेव की 23 कोयला खदानें चालू होती हैं तो 1.5 लाख हेक्टेयर का घना जंगल सीधा रूप से खत्म हो जाएगा, और उस अप्रत्यक्ष कितना होगा वो उसका असर रायपुर में बैठे भी हम भुगतेंगे। अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं। 7 कोल ब्लॉक आवंटित में अभी एक कोल ब्लॉक जो चल रही है वो 738 हेक्टेयर में चल रही है। उसका जो सेकंड फेज है उसका 1138 हेक्टेयर में चालू होना है, 752 में चल रही है। 1138 में 2,24,000 पेड़ कटने हैं, ये आंकड़े हैं, और ये फर्जी आंकड़े मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जब वन स्वीकृति लेने के लिए पेड़ों की संख्या होती है, उसकी क्वांटिटी संख्या को कम दिखाया जाता है ताकि डेंसिटी कम हो। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वन अनुमति नहीं होगी, हकीकत में संख्या इससे ज़्यादा है। तो पलसा स्टिक एतेवासन के लिए 2,24,000 पेड़, जो पलसा कोल ब्लॉक है 1,252 हेक्टेयर का, पलसा कोल ब्लॉक के लिए 1 लाख हेक्टेयर अधिकृत है, लेकिन हमारा मानना है कि उसमें करीब 2 लाख पेड़ कटेंगे, 1 लाख की नहीं 2 लाख, तो 2,24,000 और लगभग 2 लाख, ये हो गए 4,24,000। उसके बगल में आ जाइए केटे एक्सटेंशन, 1700 हेक्टेयर का कोल ब्लॉक है, 97% फॉरेस्ट एरिया है, और उस एरिया में मिनिमम पेड़ कटेंगे 4 लाख। तो ये तीनों तो राजस्थान को आवंटित है, तीनों कोल ब्लॉक अडानी के पास हैं। ये तीनों कोल ब्लॉक यदि चालू होते हैं तो 8 लाख पेड़ कटेंगे। अब वो छोड़ दीजिए कि 1 साल में कब कटेंगे, 2 साल में कितने कटेंगे, लेकिन
पूरे माइंस के जो साइकिल है 8 लाख पेड़ कटेंगे। कोलबा में आ जाइए, पतुरिया गिदमुड़ी है, उसमें भी 3-4 लाख पेड़ हैं। तो और सवाल ये है कि जब विनाश शुरू होता है ना तो विनाश रुकता नहीं है। जब पलसा ईस्ट केतेवासन की अनुमति दी गई थी तब यही कहा गया था कि इसके आगे खदान नहीं होगी, आगे हो रही है, कल पलसा खुलेगी, फिर उसके बाद आगे खुलेगी, आगे खुलेगी। तो ये सवाल सिर्फ एक कोल ब्लॉक का नहीं है, पूरे हसदेव के सवाल है कि पूरे 1.5 लाख हेक्टेयर हसदेव का जो सीधा विनाश होने वाला है, ये उसको बचाने का संघर्ष है। आप हसदेव आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? जो हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे, अन्य इलाकों में बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में भी बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो बस्तर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बस्तर से आके और इतनी दूर आके कीमती वक्त निकाल के हसदेव की आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचाने की आपने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जो साथी देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि देखिए, हसदेव की लड़ाई हम सबकी सांसों को बचाने की लड़ाई है। कोविड संकट ने हमें सिखाया, जब पूरी दुनिया में तमाम अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई थी तब जंगल एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिस पे संकट नहीं आया। ऑक्सीजन की क्राइसिस को हमने देखा है कि उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, और ये जिन पेड़ों को काटा जा रहा है ये वही ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये लड़ाई उन गांव की नहीं, हम सबकी लड़ाई है, हम सबकी सांसों को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई उसकी लड़ाई है जो मैं बार बार बोलता हूं कि यदि हसदेव का विनाश किया गया तो जो कानून, संविधान और लोकतंत्र पे भरोसा करके जो 10 सालों से लड़ रहे हैं, ये उस भरोसे की हार होगी। और दोबारा शायद लोग संवैधानिक और लोकतंत्र पे भरोसा करके लोग कैसे आगे लड़ पाएंगे, इसका सवाल है। तो ये संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, हम सबको बचाने का संघर्ष है। और इस संघर्ष में आप सब आवाज़ बनिए। आप अपनी जगह पे रह के सोशल मीडिया पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, सरकारों को चिट्ठियां भेजिए, सड़कों पे आइए, लेकिन हसदेव को बचाने की जो मुहिम है उसमें शामिल हुई है। आपकी एकजुटता हसदेव के आंदोलन को मजबूत करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके हसदेव के जंगल, और सिर्फ हसदेव नहीं, ऐसे तमाम जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को हम जीतने की ओर अग्रसर होंगे। हसदेव एक कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन होगा जिससे बाकी संघर्ष मजबूत होंगे। तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शुक्ला जी, आपने समय दिया। जिस तरीके से देखा जाए तो एक उम्मीद और एक विश्वास है हसदेव आंदोलन में जो बैठे हुए जो लोग हैं, एक विकास और जीवन के बीच की जो संघर्ष है, संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है, एक उम्मीद लेकर के आज लोकतांत्रिक कानून पर एक विश्वास रख करके वहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर उनकी आंदोलन अगर बात की जाए तो अगर एक तरीके से उनका विश्वास टूटता है तो वाकई में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो दशकों से जो हताश होकर के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लगातार आंदोलन कर रही है, हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम चिलचिलाती हुई धूप में चाव की अहमियत को समझते हुए जिस तरीके से हम एक बचाव की स्थिति पर बने रहते हैं, तो ऐसे में वहां की पेड़ों की लगातार जो कटाई हो रही है, आपको और हमें जीवित रहने के लिए जिस तरीके से जो जंगल है कितनी जरूरत है, इस बात को समझना होगा। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी, सत्ता में सरकार आई और जिस तरीके से उन्होंने एक उम्मीद दिया, लगातार बयानबाजी के साथ साथ चेहरे बदल गए, लेकिन जो मध्य भारत में एक जो बड़ा तबका आज भी आंदोलन कर रहा है, इनका अपील है। जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ बचाओ संगठन के जो संयोजक हैं आलोक शुक्ला जी लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में अगर लगातार इस तरह जो पेड़ों की कटाई लगातार होते रहेगी तो एक तरीके से जो मध्य भारत है साथ ही साथ एक तरीके से विनाश की ओर जाएगा। और यकीन मानिएगा कि जो आप और हम जो जीवित हैं कहीं ना कहीं इस जंगल पर निर्भर हैं, जो सांस आप और हम लेते हैं कहीं ना कहीं इस जंगल की देन है। तो ऐसे में आपको और हमको समझना होगा। मुझे लगा इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगा कि इस बात को आप तक के पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो हसदेव को लेकर के बात कर रहे थे कि हसदेव पर भी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो मुझे लगा कि ये पूरे रिपोर्ट पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हसदेव कितना जरूरी है जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। ऐसे में अगर ये रिपोर्ट पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस आंदोलन में
जुड़िएगा। अगर आप इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं तो इस आंदोलन से जुड़े हैं और लोगों को अवेयरनेस कीजिएगा और लोगों को इस बारे में बताइएगा कि असदेव कितना महत्व क्यों है और असदेव पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नहीं ना हम कहीं 26 मार्च को पेड़ की कटाई रात में, सुनसान रात में किया गया। हम पेड़ का पूजा करते हैं, अगर वही रात में पेड़ जैसे कटाई हम लोग को 3 बजे आवाज आया, जा करके हम लोग मना किए कि अगर पेड़ ही काटना है तो पहले हमको काटो, इसके बाद पेड़ को काटो। पूछा, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछा कि परमिशन दिखाइए, तो गाड़ी से चढ़ के फरार हो गए। वो लोग इतना जिद कर रहे थे काटने के लिए, हम लोग इधर मना करते थे तो उधर चालू करते थे काटने के लिए। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए सर, हम लोग को जगह जमीन जल, हमको पैसा और रुपया नहीं चाहिए। अदानी को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो अदानी बाजार जो है बाजार बंद करे और अपना चला जाए। बार बार अपील करा था कि ये परसा बोला आप रद्द कर दे। जगह जमीन है, बासी के दो पैदल गए, गए रहे 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके। कर बाद हम पैदल यात्रा रायपुर तक गए। ये 3 महीना होगी, उतना तक नहीं सुनी सरकार है ना, हम हमार बात ला भी गौर नहीं करी। तब हम अब यहाँ बैठे हैं, अब लड़ाई और आर पार। अदानी कंपनी वापस जाओ।